Good morning, everyone. So, as you know, you have studied about the factors affecting the value of resistivity. कौन कौन से फैक्टर्स थे वो आप स्टडी कर चुके हैं. टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है वो 3 डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है. मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है. नॉन मेटल्स में डिक्रीज़ होती है और एलॉयज़ में भी सेम फिनोमेना है. दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल. तो नेचर मीन्स कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, चार्ज का फ्लो अपने अंदर से होने देते हैं या नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टिविटी कैसी होगी मटेरियल की. ना आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करना है. ओके तो जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, नॉन मेटल्स की, और मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होगी. तो आपको रेजिस्टिविटी की एक रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंस बताना है. तो जैसे मेटल्स को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो मेटल्स जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी आपको पता है बहुत लो होती है. और कितनी होगी, तो लो का मीनिंग ये है, उसको याद रखने का एक तरीका है कि 10 की पावर माइनस में होगी तो इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू है. 10 की पावर प्लस में है तो बड़ी वैल्यू है. तो 10 की पावर -6 से -8 तक भी वैरी कर सकती है. अगर बहुत कम होगी तो -8, और अगर जो है वो बहुत ज़्यादा भी होगी तब भी 10 की पावर -6 से ज़्यादा नहीं हो सकती. तो रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स की बहुत कम होती है. किस रेंज में होती है, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻8 ओम मीटर. ओके नेक्स्ट है नॉन मेटल्स. तो इनकी पता है आपको रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी. और कितनी हाई होती है, तो इनकी लगभग 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक वेरी करती है. तो मिनिमम कितनी है 10⁻12 और मैक्सिमम कितनी होगी 10⁻17. ओके तो 10 की पावर प्लस में है, इसका मतलब बहुत हाई वैल्यू है ये रेजिस्टिविटी की. तो यही डिफरेंस होता है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में. ओके देन आफ्टर दिस नाउ अगेन न्यूमेरिकल्स आर देयर. ऑलवेज वी डू वन एक्सरसाइज आफ्टर ईच एंड एवरी टॉपिक. तो हमारा जो रेजिस्टिविटी टॉपिक फिनिश हुआ है इसके न्यूमेरिकल्स हैं. तो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ दिखाया है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर. तो यहाँ फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है. जैसा मेथड आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या करते जाते हैं, गिवन नोट करते जाते हैं. तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है. लेंथ दे रखी है, लेंथ 2 मीटर. एक वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है. और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. और रेजिस्टिविटी और क्या गिवन है इसके साथ में, रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर. ओके यूनिट्स के साथ में ही लिखा करिए. तो इतना सब कुछ गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो सीधा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/A. तो बाकी सारी ही चीज़ें गिवन है, रो भी गिवन है, एल भी गिवन है और ए भी गिवन है. तो एक बार अगर वैल्यूज़ पुट करके देखें, क्योंकि आपको कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह आना चाहिए. तो रो की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और साथ में एल लिखा है. तो एल कितना है 2 अपॉन में एरिया. तो एरिया कितना दे रखा है 1.25 और 10 की पावर कितनी है -6. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेसिमल को रिमूव कर दिया करिए पहले, और यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है, आप सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप जो है चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने 160 लिखा है. और कैंसिल ना करें तो फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसका जो ज़ीरो है वो 10 की पावर में काउंट कर लेंगे. ओके तो चलिए मैं मल्टीप्लाई करके ही लिख दे रही हूँ. 16 2 ज़ा 32 ये हो जाता है, और अपॉन में आ रहा है 125. इसको आप कर लेंगे डिवाइड. बाकी सॉल्व करते हैं 10 की पावर्स.
तो 10⁻⁻6 है डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में आएगी तो +6 हो जाएगी। तो 10⁻+6 और एक इसका ज़ीरो लेते हैं तो 10⁻+7 और 10⁻−8 जो है वो यहाँ लिखा है। तो +7 -8 कितना बचेगा, 10 की पावर बचेगी -1। ओके, तो 10⁻−1 का मतलब माइनस जो है आपको पता है कि पावर लगाकर तब लिखते हैं जब बड़ी होती है। अगर इतनी होती है कि जिसको इसी में ज़ीरो लगा के लिखा जा सकता है तो 10 की पावर अलग से नहीं लगाते हैं। तो 10⁻−1 से को लिखने से बेटर है कि हम अपॉन में ही 10 लिख दें, क्योंकि वो उसके साथ में सॉल्व भी हो जाएगा। तो अब जो है वो रिलेशन ये है आपके पास, और इसको लिखने से हो सकता है थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन भी हो जाए, क्योंकि अब ये है जो है वो 2 से कैंसिल भी हो सकता है। तो इसको 2 से कैंसिल ही कर लेते हैं। ये 16 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है 5। ठीक है, तो इसको आप जो है डिवाइड कर लीजिएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो 10 की पावर्स को सॉल्व करना जो है दैट इज़ द मोस्ट टफ टास्क, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसका ध्यान रखा करिए। ओके, तो ये न्यूमेरिकल था आपका। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो साथ में नोट करते जाते हैं, लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, इज़ 26 ओम। रेजिस्टेंस अगर आपको डाउट हो तो यूनिट देख के पहचान लिया करिए ये क्या है। तो रेजिस्टेंस 26 ओम है एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में क्या होता है, टेम्परेचर। फॉर्मूले में कहीं टेम्परेचर आता ही नहीं, और वैसे भी ओम्स लॉ की जब आप बात करते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर यहाँ जो भी वायर्स यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है, अलग से टेम्परेचर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर अलग से मेंशन होता तो फॉर्मूले में आ रहा होता। तो यहाँ टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, बस बता दिया है। ठीक है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ दिस। तो यहाँ डायमीटर दे रखा है, तो नोट कर लेते हैं डायमीटर कितना है, 0.3 मिलीमीटर। इसको हम चेंज कर लेते हैं, पहली बात तो मीटर में, और दूसरी बात रेडियस, क्योंकि फिर आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे ना, एरिया πr² होता है। तो डायमीटर से बेटर होगा रेडियस में कन्वर्ट कर लें। तो रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो 0.3/2, और मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई इसकी रेडियस। What will be the resistivity of the metal at that temperature। तो इसीलिए टेम्परेचर दे रखा था कि दैट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है। ऑल्सो प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। मटेरियल कौन सा है वायर का, ये प्रेडिक्शन का मतलब नाम नहीं बताना है, किस टाइप का मटेरियल है ये बताना है। तो चलिए इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं रेजिस्टिविटी का। तो ρ=RA/L। आर कितना दे रखा है, 26। एरिया मैंने अभी आपको बताया πr² लगाएंगे, तो पाई की वैल्यू जो है 3.14 यूज़ कर लिया करिए। r², तो r में ये जो पूरा है ना इसका स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में l कितना है 1। तो अपॉन में तो कुछ नहीं आएगा, सीधा जो भी है न्यूमरेटर में ही है उसको सॉल्व करना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करके दिखा दे रही हूँ। रो तो r 26 है, a में पाई की वैल्यू 3.14 अगर लगाएं, और साथ में क्या लगाना है, r²। तो r कितना है यहाँ पर, r की वैल्यू आपने लिखी थी 0.3, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए मैं 2 टाइम्स लिख रही हूँ। 0.3, 10⁻³ थी तो -6 हो गई क्योंकि स्क्वायर है, और इसके अपॉन में आ रहा था, 2 बार में 2 आएगा तो 4। इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये सब कुछ जो लिखा है ये पूरा न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में बस 4 है। तो एक काम फिर से वही करिएगा, डेसिमल हटाने का। तो 2 पॉइंट्स ये हैं, एक ये है, एक ये है, यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी नीचे, 4। सारे डेसिमल हट जाएंगे। अब आप सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास क्या बचता है, 26 है और 9 है, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया है, और 10 की पावर -6 है, और अपॉन में क्या है, 4 है, और 10 की पावर 4 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आंसर आएगा। ओके, तो ये हिंट्स हैं
10 की पावर्स को सॉल्व करने के लिए स्पेशली। ओके, फिर देखिए अब यहाँ कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज में आपको जो भी लगता है कि आप याद नहीं रख सकते, भूल जाएंगे, वो नोट करना है, और मोस्टली न्यूमेरिकल्स आपको नोट करना है, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन आप यहीं से पढ़ सकते हैं, बिकॉज वीडियो इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप वहाँ से उसको कभी भी देख सकते हैं। तो नो नीड टू राइट ऑल द क्वेश्चन, सभी नहीं लिखने हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो अभी तक आपने पढ़ा उसको रिकॉल करने के लिए ये एक्सरसाइज है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो आपने पढ़ा 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, लेंथ एंड एरिया। दूसरा है विच विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस, अ शॉर्ट वायर और अ लॉन्ग वायर। शॉर्ट और लॉन्ग में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा लॉन्ग वायर। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, और जब लेंथ ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इस पार्ट का आंसर ये होगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, दूसरा है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ट्रिपल्ड। तो अपोजिट इफेक्ट होता है एरिया का रेजिस्टेंस पर। तो अगर एरिया ट्रिपल्ड हो जाता है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3। इसी तरह से अगर एरिया रेड्यूस टू 1/4 है, 1/4 हो जाता है एरिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अपोजिट इफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अब देखिए यहाँ बस इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ डाउट हो सकता है, तो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी होता तो प्रॉपरली आप एक्सप्लेन कर सकते थे। लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अगर ऐसा हो तब भी आप हिंट जो है वो रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग ही देंगे। तो आप लिख देंगे कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज देन इट्स रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। ओके, तो रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ ना ही करें तो बेटर होगा। नेक्स्ट है वाई इज़ नाइक्रोम यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ हीटर्स, टोस्टर्स एट्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभी इस टाइप से आता है कि नाइक्रोम ना लिखकर ये लिखा जाए कि एलॉयज़ जो होती हैं वो हीटिंग पर्पस से क्यों यूज़ होती हैं। एलॉयज़ जैसे नाइक्रोम भी एक एलॉय है, और भी जो हीटिंग डिवाइसेस बनाई जाती हैं उनमें एलॉयज़ का यूज़ होता है। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि एलॉयज़ जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से जब उनमें करंट फ्लो होगा तो उनका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा। ओके, दूसरा कि जो एलॉयज़ होती हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि जब उनमें करंट फ्लो होगा, जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा करंट फ्लो होने से, हाई टेम्परेचर हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तब भी वो क्या होगा, मेल्ट नहीं होंगी, बर्न नहीं होंगी, ऑक्सीडाइज्ड नहीं होंगी। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं कि एक तो ये कि उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि नीड ही होती है, वो हीटिंग डिवाइसेस ही हैं, जैसे हीटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा ही होना चाहिए। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा तब भी उसका जो वायर होता है हीटर का एलॉय से बना है और वो मेल्ट नहीं होगा। ओके, तो ये इसका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। ये 2 इसमें लिखे हैं, अ थिकर और अ थिनर वायर। तो आपको पता है ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन लगाएगा, थिनर लगाएगा, क्योंकि थिकर में एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज़ मेड थिनर। अगर थिनर बना दिया जाता है तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। डिफाइन रेजिस्टिविटी, ये डेफिनेशन ऑलरेडी आपने लिख रखी है। नेम द सब्सटेंस यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। कौन सा सब्सटेंस, तो यहाँ पर आप बताएंगे टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने में। दिस इज़ द स्पेलिंग TUNGSTEN टंगस्टन, और सिंबल जो टंगस्टन का है दैट विल बी दिस।
वॉट आर इंसुलेटर्स, नेम टू इंसुलेटर्स बहुत ईजी है, आप खुद से कर सकते हैं। नेम द मटेरियल्स विच हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, जिनकी बहुत लो होती है वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स। जिनकी हाई होती है वो नॉन मेटल्स। नेम द मेटल्स विच आर जनरली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। कौन से मेटल होते हैं? कॉपर। कॉपर के बने वायर्स जो हैं वो पावर लाइन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिक करंट जिनमें फ्लो होता है उनमें यूज़ होते हैं। ओके, उसके बाद ये हैं आपके ऑप्शनल। टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ट्रिपल्ड। तो रेजिस्टेंस तो इनमें मोस्टली कुछ ऐसे हैं, एक काम करिएगा, रीड आउट ऑल दीज, फिर जहाँ आपको लगता है प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहे हैं, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक काम और करना है आपको कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो होमवर्क हैं, न्यूमेरिकल, स्पेशली न्यूमेरिकल मैं दे रही हूँ आपको, तो वो आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं 10th और 11th। दीज आर द टू न्यूमेरिकल्स विच यू हैव टू सॉल्व इन योर फेयर कॉपी। फेयर कॉपी में करने हैं, ठीक है। और मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आपको टिक कर दे रही हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपको कि इनमें से कौन से इम्पॉर्टेंट हैं कौन से नहीं हैं। तो देखिए, इसमें एक ये थर्ड वाला है, ये आपको फेयर कॉपी में करना होगा। ओके, 5th वाला आपको फेयर कॉपी में करना है। और इन दिस यहाँ से देख लेते हैं, चलिए ये भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो टिक वाले हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ट्रिपल्ड हो जाता है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/3। लेंथ अगर इंक्रीज़ हो जाती है 3 टाइम्स तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स ही इंक्रीज़ होगा। इसमें लिखा है गेट्स ट्रिपल्ड, ये होगा। अ सब्सटेंस विच हैज़ वेरी लो रेजिस्टिविटी इज़ इसकी बहुत कम होती है रेजिस्टिविटी, तो वो होगा गुड कंडक्टर। द बेस्ट कंडक्टर अमंग मेटल्स इज, सबसे अच्छा मेटल्स जितने भी उनमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? तो वैसे कंडक्टर जो सबसे बेस्ट है वो सिल्वर होता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम को यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ ऑप्शनल वाले में तो आपको कोई भी कॉपी में नहीं लिखना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या होती है? ओम मीटर। नेम, अब यहाँ से देखिए, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 6th वाला आपको कॉपी में करना है, 7th वाला भी कॉपी में करेंगे, 8th वाला भी कॉपी में करेंगे। इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो रबर हैंड ग्लव्स क्यों यूज़ करते हैं? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी कॉपी में करेंगे। और 10th 11th तो मैंने आपको बताया ही कि होमवर्क है। ओके, तो इतना आपको जो है वो कॉपी में करना है। उसके बाद जो हमारा आज वाला टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट, और उसका नाम है कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स।